नमस्कार। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा ये दूसरा वीडियो है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, चूँकि किसी ऐप द्वारा मैंने बनाया था, सामने शूट नहीं किया था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं सामने आके पढ़ाऊँगा। और आज मैं जो ये टॉपिक लिखा गया है सिंथेसिस, यही पढ़ाऊँगा। तो आज हम सिंथेसिस पढ़ेंगे, जिसमें से कि सबसे पहले सिंथेसिस का डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए कि सिंथेसिस कहते किसे हैं, सिंथेसिस क्या होता है, उसके बारे में जान ले। अगर सिंथेसिस को देखा जाए तो यहाँ पे सिंथेसिस का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, साइंस में आप लोगों ने सुना होगा फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होता है कि कई अलग अलग कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस या फिर दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जब जुड़ते हैं तो वहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। तो सिंथेसिस को जानने से पहले हमको सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस हो गया, यहाँ पे सिंपल सेंटेंस लिखा गया है, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, इन सब के बारे में जानेंगे तभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे, अन्यथा हम इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो सिंथेसिस को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले सेंटेंस के बारे में समझेंगे। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस के बारे में समझेंगे। सेंटेंस में देखेंगे तो सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस, सबसे पहली बात, बेसिक चीज़ ये है कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द सेंटेंस। तो सेंटेंस को अगर देखा जाए तो इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक मीनिंग के बेसिस पे और एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, ये कहते किसे हैं। सेंटेंस, जो ये सेंटेंस होता है ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जिसमें कि क्या क्या होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट अ सब्जेक्ट, क्या होना चाहिए, कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अधिक से अधिक और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। और एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एटलीस्ट अ फाइनाइट वर्ब, एटलीस्ट एक फाइनाइट वर्ब भी होना चाहिए। कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होगा तभी वो सेंटेंस होगा, अन्यथा वो सेंटेंस नहीं होगा। तो सेंटेंस होने के लिए क्या जरूरी है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, जिसमें से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, फाइनाइट वर्ब। तो अधिक से अधिक देखेंगे तो और भी ज़्यादा फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेंटेंस का डेफिनेशन क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब होता है, उसे ही क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। और सेंटेंस को अगर देखा जाए तो सेंटेंस को मैंने अभी बताया कि दो तरीके से इसको बांटा जा सकता है, दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस के टाइप। तो सेंटेंस के टाइप अगर हम देखें तो सेंटेंस के टाइप को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो दो बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो पहला ये है और दूसरा ये। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर मीनिंग के बेसिस पे। मीनिंग के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पहला है असर्टिव सेंटेंस। हमारा पहला असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई भी कार्य इसमें क्या बस होता है, या तो होता है या तो नहीं होता है, एक स्टेट बताता है, किसी भी एक्शन का कोई स्टेट बताता है, यानी या हो रहा है या तो नहीं हो रहा है, वो बताता है क्या, वो असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इसमें आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अधिकांश लोगों को पता ही होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन किसी टाइप का भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछने का दो तरीका होता है, एक तो होता है यस और नो टाइप का। कोई क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो उसका आंसर या तो यस में मिलता है या तो नो में मिलता है, तो पहला टाइप ये हो गया। और एक होता है WH टाइप। WH टाइप की बात करें तो उसमें WH टाइप में थोड़ा सा लंबा आंसर देना होता है, कभी भी हम उसको यस और नो में उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तीसरे की बात करें तो तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, और इसी इंपरेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा था जिसमें कि यू अंडरस्टूड होता है। और इस इंपरेटिव सेंटेंस में अगर हम देखें तो इंपरेटिव सेंटेंस में 3 टाइप होते हैं, वैसे तो और भी होते हैं, जैसे कि इसमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये तीनों ही बस मेन रूप से यही यूज होते हैं। लेकिन अगर इंपरेटिव सेंटेंस से जब लेट से स्टार्ट होता है, लेट अस से स्टार्ट होता है, तो वो प्रपोज भी करता है, यानी प्रपोजल देता है। किसी को प्रपोज करेगा यानी प्रस्ताव, अपना प्रस्ताव देता है, तो लेट अस से जब स्टार्ट होता है तब वो प्रपोजल का होता है। और वो प्रपोजल ही अलग है, उसके अलावा बाकी 3 जो होते हैं ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, वो आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं इच्छावाचक या इच्छा सूचक। तो इच्छावाचक या इच्छा सूचक से क्या मतलब है कि यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस हो, अच्छा ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है कि इसमें इच्छा व्यक्त किया जाता है, अपने इच्छा को एक्सप्रेस किया जाता है कि अब इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर किसी को आशीर्वाद देना है तो वो इसी सेंटेंस में यूज किया जाता है, किसी को श्राप देना है तो भी वो इसी सेंटेंस में यूज किया जाता है, किसी को शुभकामना देना है, विश करना है किसी को, तो वो भी इसी में होता है। अगर प्रे करना है गॉड से तो वो भी क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा बोला जाता है कि मे यू लिव लॉन्ग, तो मे यू लिव लॉन्ग वो क्या, कौन सा सेंटेंस हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जैसे कि कर्स वाली बात करें तो मे यू गो टू हेल, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ये वाला लाइन जो कि फिल्मों में कभी कभी देखने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ये सारी चीज़ें ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अभी एक एक करके मैं इसको बताऊंगा। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, अभी तो मैंने बस ये टाइप बताया है यहाँ पर, उसके कितने टाइप होते हैं ये, अभी एक एक करके मैं सबके बारे में बताऊंगा। फिर वहाँ पे देखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आश्चर्य सूचक या फिर आश्चर्य बोधक, तो वही होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसमें आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, अपने सरप्राइज जो होते हैं लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अचानक से कोई भी अच्छा चीज़ या फिर कोई भी बुरा चीज़ देख लें तो वहाँ पे जो अचानक से अपना अंदर से जो भी निकलता है वो इसी सेंटेंस में होता है। जैसे वाव, व्हाट अ लवली फ्लावर, तो वो किस में आएगा, ये कोई भी बहुत अच्छी चीज़ देख लिए, कोई बहुत अच्छा नज़ारा देख लिए, तो जो भी हमारे अंदर से सेंटेंस निकलता है वो इसी सेंटेंस में आता है। तो ये सब के बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगा एक एक सेंटेंस करके। अभी यहाँ पे चलते हैं तो इसमें देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इस पर अगर देखें तो क्या है, इसमें 3 टाइप के हैं, उसमें 5 टाइप के थे और इसमें 3 टाइप के हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, जो कि मैंने पहले बताया था, एग्जाम्पल दिया था उसका। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, अगर सिंपल सेंटेंस को हम देखें तो सिंपल सेंटेंस में अगर इसका डेफिनेशन की बात करें तो इसमें होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। एज इट इज देखेंगे तो सेम एकदम लगेगा सेंटेंस के डेफिनेशन के जैसा, लेकिन सेंटेंस के डेफिनेशन से थोड़ा सा ये अलग ये है कि इसमें एटलीस्ट नहीं लगा है, लेकिन सेंटेंस के अगर डेफिनेशन में देखा जाए तो उसमें एटलीस्ट लगा था, लेकिन इसमें एटलीस्ट नहीं लगा। क्यों एटलीस्ट नहीं लगा, तो एटलीस्ट इसलिए नहीं लगा इसमें क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट, एक ही फाइनाइट वर्ब होते ही है। अगर एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक फाइनाइट वर्ब हुआ तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। तो सिंपल सेंटेंस होने के लिए हमको क्या करना होगा कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब उसमें रखना होगा, और इन सब सेंटेंस को हम बनाते हैं, इसीलिए तो बोला गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यानी इसकी रचना करते हैं हम,
बनाते हैं इसको। और दूसरे सेंटेंस की बात करें तो इन दोनों सेंटेंस को जानने से पहले एक चीज़ों को हमको जानना होगा जिसको कहते हैं क्लॉज। क्लॉज इसको जानना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉज हम समझेंगे तभी इन दोनों के बारे में समझ पाएंगे, क्योंकि इन दोनों के डेफिनेशन में क्लॉज आएगा। और क्लॉज के दो टाइप होते हैं, जो कि एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। जैसे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को लेकर ही इन दोनों का डेफिनेशन बनता है और सेंटेंस यूज होता है। और ये केवल क्लॉज ही नहीं, उसके पहले हमको एक कंजंक्शन को भी जानना पड़ेगा। ठीक है, कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका डेफिनेशन, जैसे अगर इसका डेफिनेशन बोलें तो ऐसा हो सकता है कि एक फाइनाइट वर्ब, नहीं सॉरी, एक डिपेंडेंट क्लॉज तथा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी कंजंक्शन, और वो कंजंक्शन कौन सा हो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि एक डिपेंडेंट तथा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जब किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है तो उसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आया कंजंक्शन भी इंपॉर्टेंट है इसमें और क्लॉज भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को जानने के लिए हमको आगे देखना पड़ेगा। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इन दोनों का रोल है। और कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस में भी इन दोनों का रोल है, क्लॉज का भी कंजंक्शन का भी। अगर हम देखें कंपाउंड सेंटेंस के डेफिनेशन का, तो यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस का डेफिनेशन ये होगा, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो टाइप होता है, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज जब किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देखो इसमें सबऑर्डिनेटिंग आया था और इसमें कोऑर्डिनेटिंग आ रहा है, तो कंजंक्शन के दो टाइप होते हैं, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज जब किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। और ये कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पर इसका होता है। तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों होते हैं, इसमें क्लॉज नहीं होते, ये सेंटेंस होता है। क्लॉज और सेंटेंस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। ये मैं अगला एक वीडियो, क्लॉज का एक अलग वीडियो मैं बना के डाल दूंगा, उसमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई सेंटेंस के टाइप दोनों बेसिस पे, एक ये हो गया मीनिंग के बेस पे और एक स्ट्रक्चर के बेस पे। तो इन दोनों को मैं डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। सारी बातें समझ में आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कुछ कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ सजेशन देना हो तो उसमें भी बता सकते हैं। साउंड में कोई प्रॉब्लम, वीडियो क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी ये कैमरा मोबाइल का कैमरा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और बाकी बोर्ड पे तो क्लियरिटी है। फिर भी अगर कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले वीडियो तक मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।